नमस्कार। भारत में तख्ता पलट की आशंका वाली बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। तिकड़म से सरकारों को गिराने वाले मास्टर माने जाने वाले अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू भारत आ चुके हैं। डोनाल्ड लू भारत के बाद बांग्लादेश भी जाएंगे। अमेरिका ने उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के सहयोग में बढ़ोतरी लाना बताया है। हालांकि लू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह जिस भी देश में पांव रखते हैं वहां कुछ दिनों बाद सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है या उसे तख्ता पलट के तौर पे देखा जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार 10 सितंबर 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि डोनाल्ड लू की यात्रा 10 से 16 सितंबर यानी भारत में यह तारीख 11 से 17 सितंबर के बीच होगी। यह जानकारी नहीं दी गई है कि डोनाल्ड लू कितने दिनों तक भारत में रहेंगे और कहां रहेंगे। डोनाल्ड लू की इस यात्रा को लेकर विदेश विभाग ने बताया कि वह इंडिया आइडियाज समिट में हिस्सा भी लेंगे। इसके अलावा वह अमेरिका और भारत के बीच 2+2 बातचीत में हिस्सा लेंगे। इस बातचीत में उनके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लोग शामिल होंगे। इस मंत्रालय में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा डोनाल्ड लू बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। यहां वह शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लाई गई अंतरिम सरकार से मिलेंगे। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि डोनाल्ड लू अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। डोनाल्ड लू की यात्रा से विदेश मंत्रालयों में रुचि रखने वाले एक बड़ा तबका सुशंकित है। यह डोनाल्ड लू के ट्रैक रिकॉर्ड के चलते है। लू को ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है जो उन देशों में सत्ता और तख्ता पलट करने में माहिर है जो अमेरिकी दबाव में नहीं आते। डोनाल्ड लू की पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों में तख्ता पलट में जो गतिविधियां देखी गई उनमें उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इमरान खान और शेख हसीना ने तो सीधे तौर पे तख्ता पलट के लिए अमेरिका और उसके राजनयिक डोनाल्ड लू को जिम्मेदार ठहराया। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड लू भारत में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। ये मामला आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम इसे और डोनाल्ड लू के इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे तब आपको यही बात हकीकत के करीब दिखेगी। डोनाल्ड लू अमेरिका का एक राजनयिक है जो फिलहाल दक्षिण और मध्य एशिया मामलों में असिस्टेंट सेक्रेटरी है। पुणे स्थित ग्लोबल स्ट्रेटजी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अनंत भागवत ने मई 2024 में कहा था कि भारत में डोनाल्ड लू घृणा की विषय वस्तु बनते हैं क्योंकि वह भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अनंत भागवत ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन भारत में एक स्थिर सरकार नहीं चाहता है क्योंकि मोदी सरकार के एक दशक में भारत की विदेश नीति मजबूत रही है, अपनी शर्तों पर चलती रही है और स्थिर रही है। यही बात खटकती है। जनवरी 2023 में खबर आई थी कि भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस में एक गुप्त बैठक की। बताया जाता है कि डोनाल्ड लू भी वहां मौजूद रहे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया के मानवाधिकार का ठेका लेकर भी बैठा रहता है, जिस पर तमाम आपत्तियां आई हैं। डोनाल्ड लू ने भी भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल में मानवाधिकार को लेकर चिंता जताई। भारत में कई लोगों के कान तब खड़े हो गए जब लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में डोनाल्ड लू यहां के दौरे पर पहुंचे। उस दौरान वह बांग्लादेश और श्रीलंका भी गए। डोनाल्ड लू चुनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचते हैं, जहां द्रविड़ राजनीति का बोलबाला है और भाजपा लड़ाई में ही नहीं रहती। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके नेताओं की तरफ से देश को खंडित करके एक अलग द्रविड़ नाडु की मांग होती रही। अमेरिका की तरफ से एक बयान में कहा गया कि दक्षिण भारत से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए वह चेन्नई गए। मार्च 2023 में जब अमेरिका की सीनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी के समक्ष डोनाल्ड लू पेश हुए
तब भी उन्होंने भारत में मानवाधिकार को लेकर चिंता जताई। डोनाल्ड लू ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का न होना और जारी मानवाधिकार हनन पर भी चिंता जाहिर की थी। डोनाल्ड लू जम्मू कश्मीर में बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। साथ ही कहा था कि अमेरिका इस मामले में भारत पर दबाव बनाएगा कि वह कश्मीरियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसके बाद से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। एक साल में 2 करोड़ से अधिक लोग पर्यटन के लिए पहुंचे। अब यहां चुनाव भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड लू का तो असल मकसद भारत की राजनीतिक सत्ता को कमजोर करना है। पिछले दिनों ताइवान भारत के संबंधों को लेकर भी डोनाल्ड लू ने बयान दिया। डोनाल्ड लू ने कहा कि ताइवान के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्र में भारत के जहाज देखे गए और ये ताइवान की सुरक्षा को लेकर उसे आश्वासन देने के प्रतीकात्मक रूप में काफी महत्वपूर्ण है। इससे साफ है कि अमेरिका एक तरह से भारत को चीन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान में भी अप्रैल 2022 में चुने हुए प्रधानमंत्री इमरान खान को अपदस्थ करके अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसमें कई दलों का गठबंधन शामिल रहा। खुद इमरान खान आरोप लगा चुके हैं कि विदेशी हस्तक्षेप से उन्हें हटाया गया और इसमें डोनाल्ड लू का हाथ बताया जाता है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद इमरान खान रूस से संबंध बढ़ा रहे थे, इसीलिए अमेरिका नाराज था। डोनाल्ड लू ने इस पर सवाल किए जाने पर उसे पूरी तरीके से झूठ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया। डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों की भी बात कही। हालांकि तत्कालीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाना चाहता है। वहीं श्रीलंका भी अमेरिका और चीन के खेल में फंस गया। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका में तो गजब का खेल हुआ। श्रीलंका में भी विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप जैसा बाकी देशों में हुआ, गोटाबया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके भाई महिंदा राजपक्षे को भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस साल डोनाल्ड लू ने दावा किया कि श्रीलंका अब वापसी कर रहा है। कोलंबो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट के लिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है। यूएसएड के माध्यम से श्रीलंका को वित्तीय सहायता दी गई है। यूएसएड अंतर्राष्ट्रीय विकास की संस्था है। हालांकि इस पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए फंडिंग करने के भी आरोप लगते रहे हैं। भारत में अमेरिका की दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की राजनीतिक सत्ता को हिलाने के लिए अमेरिका अब उन लोगों को साथ ला रहा है जो किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं, ताकि एक कमजोर भारत को अपने तरीके से अमेरिका यूज कर सके। इसीलिए उनका साथी बन रहा है, जिसका कारण साफ है। अमेरिका का डीप स्टेट भारत में एक मजबूत मोदी सरकार की जगह गठबंधन वाली भाजपा विरोधी सरकार को प्राथमिकता देगा। इसके लिए माहौल बनाना शुरू हो गया है। अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाया गया, संसद में खुलेआम झूठ बुलवाया गया, जाति जनगणना को लेकर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया गया। संसद में विपक्षी दलों ने कहा कि जो जाति गणना करा कर रहेंगे, लेकिन आरएसएस के इस मांग से सहमत होने के बाद जाति जनगणना का बुलबुला एक तरीके से फूट चुका है। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर खालिस्तानी झंडा देखा। एक साल तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर रखा गया। आज भी कई किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अमेरिका में तमाम विपक्षी दलों की नेताओं की मौजूदगी एक तरह से षड्यंत्र की आशंका पैदा करती है, जिसमें राहुल गांधी के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये नेता अपने दौरे को निजी दौरा बता रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका ने डोनाल्ड लू जैसे अधिकारी को लगा रखा हो तो शक की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहेगी।
डोनाल्ड लू ऐसे ही कुख्यात नहीं हैं। अल्बानिया में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही, जनता को नेताओं से सवाल पूछने और सरकार बदल डालने के लिए भी कहा, या कहें उनको उकसाया। अल्बानिया किर्गिस्तान में कुख्यात तख्तापलट का मास्टरमाइंड डोनाल्ड लू संसदीय से लेकर न्यायिक सुधारों की वकालत करते हुए अमेरिकी राजदूत ने तब छोटे से देश अल्बानिया के कई शहरों में घूम घूम कर वहां के युवाओं से बात की। अल्बानिया में तो अभी भी वहां के प्रधानमंत्री एडी रामा को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। डोनाल्ड लू का कनेक्शन किर्गिस्तान अल्बानिया में तनाव से भी है। अब भारत में उसकी गतिविधियां क्या रहती हैं और वह किससे मिलता है, यह देखने वाला होगा। इसी तरह जब डोनाल्ड लू किर्गिस्तान 2018 से 2021 तक वहां रहा तो किर्गिस्तान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। जून 2019 में सांसदों ने तत्कालीन राष्ट्रपति सूरोनबे शिरिपोविच जिनेवकेव को आपराधिक मामला चलाने के लिए वोट किया। 2020 में उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए। अक्टूबर 2020 में हुए चुनाव में धांधली के आरोप लगे। बताया जाता है कि राष्ट्रपति सूरोनबे शिरिपोविच जीनबेकोव पर इस्तीफे को लेकर दबाव बनाने में अमेरिका का ही हाथ रहा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जे.एस. सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, करोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जे.एस. सोढ़ी साहब आपसे, अमेरिका में डोनाल्ड लू की क्या भूमिका है? क्या वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भी ऊपर उठ चुका है? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1980 के दशक में जब मैं स्कूल जाता हुआ छात्र था तब मैं पेपरों में पढ़ता था कि कई चीजों में यह आशंका दिखाई जाती थी कि विदेशी हाथ है, वो चीजें जो भारत में ठीक तरह से नहीं हो रही थी। आज 4 दशक के बाद भी मैं मीडिया में पढ़ता हूं तो देखता हूं कि विदेशी हाथ की बात होती है। आखिर ऐसा क्या है कि 4 दशक से ऊपर तक हम ये विदेशी हाथों को हम नियंत्रण नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर मेरे को लगता है कि कोई इंसान मेरे घर के अनुकूल नहीं है, मैं उसे अपने घर के अंदर कभी घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। तो अगर डोनाल्ड लू का ऐसा इतिहास है तो उसे भारत के दौरे की बार बार परमिशन क्यों मिलती है? पहली बात तो हमें खुद अंदर देखना होगा, इंटरप्रेट करना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को हम भारत में आने ही क्यों देते हैं। दूसरी चीज, जहां तक डोनाल्ड लू की बात है, डोनाल्ड लू एक 58 साल के एक डिप्लोमैट हैं अमेरिकी फॉरेन सर्विस के, और जैसे आपने ओपनिंग नरेटिव में सही बताया कि वो 2 देशों के वो दूत रह चुके हैं और भारत में भी उनकी 2 बारी अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली में पोस्टिंग हो चुकी है और वो अंग्रेजी के अलावा वो काफी हिंदी भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं। अब डोनाल्ड लू क्योंकि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के वो सलाहकार है अमेरिकी राष्ट्रपति को, तो वो बार बार कई बयान देते हैं जो कि भारत के अनुकूल नहीं है, बांग्लादेश के अनुकूल नहीं है, पाकिस्तान के अनुकूल नहीं है। लेकिन घुमा फिरा के मेरा फिर वही प्रश्न है कि अगर इस इंसान का इतिहास सही नहीं है तो उसे हम भारत क्यों आने दे रहे हैं बार बार? अभी भी वो 1 हफ्ते के दौरे पे हैं, बांग्लादेश जाएंगे, भारत आएंगे। पहली बात तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, उसके बाद ही हम किसी पे कोई इल्जाम लगा सकते हैं। करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों जानकार, भारत के सामने क्या मजबूरी है कि ऐसे राजनयिकों को हम अपने यहाँ दखल देने की अनुमति दे रहे हैं? बैन क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए प्रसून जी, आपने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से वर्णन किया डोनाल्ड लू की क्या भूमिका रही है अलग अलग क्षेत्रों में, जहां भी ये इंचार्ज रहे वहां क्या भूमिका निभाई है। और अब ये जैसा सोढ़ी साहब ने बताया कि दक्षिण व केंद्रीय एशिया है उसके इंचार्ज हैं और इंडो पैसिफिक को भी देखते हैं, तो इनको बुलाना, देखिए हम भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत ये भी चाहता है कि ये परस्पर निर्भरता की दुनिया है। आज हम किसी से बिल्कुल कटके नहीं रह सकते, तो एकदम से हम इसको पर्सोना नॉन ग्रेटा तब तक नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक उसके प्रत्यक्ष भूमिका के कोई पूर्ण प्रमाण हम भारत के लिए नहीं मिले।
तो अगर ऐसा हम करते हैं कि बिना किसी प्रमाण के और उसको अगर रोक देते हैं कि हम वीजा नहीं देंगे, यहाँ नहीं आने देंगे, तो वो एक अच्छी परंपरा नहीं होगी। हमें दुनिया से एंगेजमेंट के साथ चलना है, परस्पर निर्भर है। अमेरिका भारत पे निर्भर है, भारत अमेरिका पे निर्भर है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। वो अभी आ रहे हैं भारत में, वो एक फ्रेमवर्क है बातचीत का। नहीं, फ्रेमवर्क तो दिखावे का है। जैसे बताया गया प्रेस रिलीज में कि वह विकास की बात करने आए हैं, विकास से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। मोहम्मद अमीन है, पूर्व राजनयिक हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ऐसे राजनयिकों पे कौन नियंत्रण लगा सकता है? आपका तो एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, नियंत्रण जहाँ तक लगाने की सवाल है, तो आपको याद होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये पहले देश में हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। उस समय विदेश मंत्रालय में था जब इन पे वीजा देने को डिनाई कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, जो सरकारें चाहती हैं तो वो होता है, और हमारे विदेश मंत्रालय की जो पॉलिसी है उसके तहत इनको रोका भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये सीनियर डिप्लोमेट है, उसके साथ साथ में आप ये भी जानना होगा कि वहाँ के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, दूसरा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, इसलिए इनको परमिशन मिली होगी। और ऐसा नहीं है, दोनों देशों की सहमति से ही हमारे देश के और विदेशों के लोग आते जाते हैं। जब तक की आपस की सहमति नहीं बनती है और उनकी डेट तय नहीं होती, तब तक नहीं आते। देखिए, हमारे देश में ये दौरा करेंगे 10 सितंबर से 16 सितंबर तक। लेकिन आप ये बातें कि इनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या सपोर्ट करना है हमारे देश को, उस बारे में ये हेड करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस को हेड करेंगे। उसके साथ में आप देखिए हिंद। नहीं मोहम्मद अमीन साहब, सवाल बस इतना है कि वो जो कागज में लिखा हुआ है क्या करेंगे, वो तो ठीक है। जो कागज में नहीं लिखा है उसके बारे में हमारी रिपोर्ट है, और रिपोर्ट यही बता रही है। अमीन साहब, आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था मैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, अर्मीनिया और दूसरे देशों के पाकिस्तान में भी जहाँ नहीं अमीन साहब, उसमें उससे बड़ी बात है, कश्मीर को लेकर लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और इस आदमी को रोकने के लिए अभी भी हम ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और आप अमेरिका की सिचुएशन समझिए, टाइमलाइन समझिए। टाइमलाइन क्या है कि एक तरफ अमेरिका में राहुल गांधी होते हैं, उनके पीछे एमके स्टालिन जाते हैं, उनके पीछे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं निजी दौरा है। और भारत में उसी समय यह व्यक्ति आ रहा है, डोनाल्ड लू, और ये वही व्यक्ति है जो कहा जाता था कि एक समय गुप्त मीटिंग किया भारत के विपक्षी दलों के नेताओं से। कहीं बहुत बड़ा राज छुपा है मोहम्मद अमीन साहब इस मीटिंग्स में। इस बारे में प्रसून जी, इस बारे में हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको भी देखना होगा। हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी देखना होगा, और इनके पीछे एजेंसियां रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में आते तो इनके पीछे एजेंसियां नहीं रहेंगी, इनकी एक्टिविटीज को वॉच नहीं किया जाएगा। भले से गए हों राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम, वहाँ पर उससे कुछ होता नहीं है। उन पे ही निगाह रहेगी हमारे देश की, और उन पे भी वहाँ निगाह है हमारे देश की, क्योंकि हमारे देखिए अमीन साहब, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना का शासन था तो उस समय भी लोग कहते थे कि बांग्लादेश बदल चुका है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, सेना पे शेख हसीना का पूरा नियंत्रण है, शासन प्रशासन पे पूरा नियंत्रण है, बांग्लादेश को कोई 1 इंच नहीं हिला सकता। इसीलिए जब उनसे बांग्लादेश की जमीन मांगा इसी डोनाल्ड लू ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ईसाई देश बसाना चाहता था ये डोनाल्ड लू। अमेरिकी राजनयिक जो है उसके इरादे साफ थे, और जिसने भी उसको हल्के में लिया 3 महीने के अंदर बांग्लादेश पलट गया। आप ये समझ के चलिए मोहम्मद अमीन साहब कि हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना है। अब अगर अलर्ट रहना है तो उसमें भारत सरकार के पास क्या संभावनाएं हैं, क्या कदम उठा सकती है? मैंने कहा देखिए प्रसन्न जी कि जब ये आ रहे हैं तो यहाँ के बाद ये बांग्लादेश में जाएंगे, जबकि वहाँ की अंतरिम सरकार और वहाँ के लोगों से, अलगाववादी लोगों से मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश की जो एजेंसियां हैं इनके पीछे होंगी, और अभी भी इनकी, हमारे जो देश के नेता गए हुए हैं उनके पीछे भी हमारे कुछ लोग होंगे जो एम्बेसी में होते हैं और वहाँ काम करते हैं, वहाँ देखते हैं उनको और वॉच करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सारी एक्टिविटीज को इन्फॉर्म किया जाएगा और इनको ग्रिप में रखेंगे। और ये हमारे देश, हमारा बहुत बड़ा देश है, ये छोटे छोटे देशों की बात जो आपने की, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों ने इन पे ध्यान नहीं रखा इस तरीके जिस तरह रखना चाहिए। हमारे देश में बहुत सख्ती है इस वक्त, और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी उसके तहत ठीक है आ रहे हैं, लेकिन ये भी है
कि साथ में मैंने आपसे कहा ना कि इसलिए इनको नहीं रोका जा सकता, ये वहाँ के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, उप विदेश मंत्री भी हैं, इसलिए उनका दौरा, चूंकि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं और लोग और प्रधानमंत्री सभी अभी 22 तारीख को जाना भी है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका। चलिए, ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है, इससे बात रखा सोढ़ी जाएगा। साहब, और सोढ़ी साहब, अमेरिका के ऊपर कैसे भारत लगाम लगाए? जो अभी सिनेरियो समझ में आ रहा है, एक के बाद एक ऐसे उपाय या तरीके अमेरिका अपना रहा है बिना सामने आए हुए, कि भारत को कभी चाइना से उलझाने की कोशिश करता है, कभी पाकिस्तान से, और देखते ही देखते भारतीय उपमहाद्वीप तख्ता पलट की चपेट में आ चुका है। इसे आप कितनी बड़ी घटना मानते हैं या कितना बड़ा भारत के लिए सबक मानते हैं? प्रसून जी, दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, रूस, अमेरिका और चीन। चीन तो हमारा कट्टर दुश्मन है। अमेरिका पे हमने देखा है पिछले 7 दशकों से ऊपर जब से हम आजाद हुए हैं, अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पूर्ण तरीके से व्यापारी देश है। लेकिन हमने इन्हीं 7 दशकों के ऊपर से देखा है कि जब हमने रूस या पहले सोवियत संघ पे भरोसा किया है, उन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा है। पहले भी हम निरपक्ष थे, आज भी हम निरपक्ष हैं, लेकिन जब शीत युद्ध 1.0 था, हम निरपक्ष होते हुए भी हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। अब शीत युद्ध 2.0 चल रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ है। मेरी राय में हमें रूस के साथ और संबंध बनाने चाहिए। जो अभी हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जिस पे हम क्या कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। हेनरी किसिंगर, जो कि अमेरिका के एक बड़े डिप्लोमैट थे, उन्होंने 1971 में कहा था कि अमेरिका का दोस्त होना मुश्किल है, अमेरिका का दुश्मन होना मुश्किल है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। यानी कि अमेरिका अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता है। तो हमें पहली चीज अपने जो हमारा सोच विचार है, हमें अमेरिका से आस्ता आस्ता दूर होकर हमें रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। अन्यथा जो बाकी देशों में डोनाल्ड लू करते आए हैं, वो यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी आदमी का इतिहास ठीक नहीं है, मैं उसे कभी भी अपने घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। भारत के लिए सोढ़ी साहब, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त निर्णय लेना चाहिए, सख्त फैसला लेना चाहिए, चूंकि इतिहास बता रहा है कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है, बजने वाली नहीं है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और अब अगर भारत ने तेजी से स्टेप नहीं लिया तो लगातार ये आंदोलनों की बाढ़ आ जाएगी। पता भी नहीं चलेगा भारत की आवाम को कि आंदोलन करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन अगल बगल के जो घटनाएं हैं वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी इस रिपोर्ट को देखेगी तो कुछ बड़े फैसले लेगी, कुछ सख्त कदम उठाएगी और भारत की जनता को उम्मीद दिलाएगी कि भारत के साथ वो छल प्रपंच नहीं होगा जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाकी देशों के साथ हुआ है। इस चर्चा में आप तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।